अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे जब मुझे एक नया घर लेना पड़ा। मैं और मेरी बीवी राबिया कराची के एक पुराने अपार्टमेंट में रहते थे, लेकिन जगह छोटी थी और राबिया हमेशा कंप्लेन करती थी कि एक बड़ा घर होना चाहिए। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और मेरी सैलरी उतनी भी बुरी नहीं थी कि एक बेहतर घर अफोर्ड ना कर सकूँ, लेकिन नए घर का ख्याल मुझे हमेशा थोड़ा डराता रहा है। पता नहीं क्यों मुझे नए घर में बसने का आइडिया कभी पसंद नहीं आया, लेकिन राबिया की खुशी के लिए मैंने एक अच्छा एरिया ढूंढना शुरू कर दिया। क्लिफ्टन, गुलशन जैसे कई जगहें देखी, लेकिन जो घर हमें सबसे बेहतर और बजट में लगा वो एक पुरानी कॉलोनी में था। उस कॉलोनी का नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा। वो एरिया थोड़ा सुनसान था, लेकिन घर बहुत ही स्पेशियस था। 3 बेडरूम्स, एक बड़ा लाउंज और एक खूबसूरत सा लॉन भी था। सब परफेक्ट लग रहा था। बस एक बात अजीब थी। जब मैं और राबिया पहली दफ़ा इस घर को देखने गए तो एक पड़ोसी, एक बूढ़ा अंकल जो फ़ौरन सामने वाले घर से निकला, हमें अजीब तरीके से देख रहा था। वो जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा घर अच्छा है लेकिन हर जगह किसी के लिए नहीं होती। उस वक्त मुझे लगा शायद बस पुरानी सोच वाले अंकल हैं जो नए लोगों को पसंद नहीं करते। मैंने बात ज़्यादा सीरियसली नहीं ली और घर ले लिया। शुरू के कुछ दिन, पहले 3-4 दिन सब कुछ ठीक था। हम नए घर को सेट कर रहे थे, नए फर्नीचर और नए पर्दे लगा रहे थे। राबिया खुश थी और बस ये देखकर मुझे भी सुकून मिल रहा था। लेकिन छठा दिन आते ही अजीब चीज़ें शुरू हो गई। सबसे पहला वाक़या एक रात को हुआ जब राबिया किचन में रात के तकरीबन 12 बजे पानी लेने गई थी। वापस आई तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। किचन की विंडो के बाहर कोई खड़ा था। मैंने फ़ौरन जाके चेक किया, कोई नहीं था वहाँ पर। मैंने कहा कि शायद कोई वहम या दरख्त का रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन राबिया ज़िद कर रही थी कि उसने सच में किसी को देखा है। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन दूसरी रात जब मैं लेट नाइट ऑफिस से वापस आया तो मुझे खुद घर में कुछ अजीब महसूस हुआ। जब मैं दरवाज़ा खोल रहा था तो मुझे क्लियर आवाज़ आई। कोई अंदर से धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। कोई अंदर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मैं एकदम से जम गया। मुझे समझ नहीं आया कि अंदर कोई कैसे हो सकता है। राबिया तो अपने माँ के घर गई थी। मैंने हिम्मत की और धीरे से अंदर घुसा। हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे लगा शायद कोई चूहा या जानवर होगा, लेकिन जैसे ही मैं लाउंज से गुजरा एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। और ये कोई आम हंसी नहीं थी, ये एक अजीब बुरी तरीके से गुनगुनाने वाली औरत की हंसी थी। मुझे लगा शायद मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन जैसे ही मैं बेडरूम की तरफ बढ़ा दरवाज़ा धीरे से हिलता नज़र आया, जैसे कोई अंदर से इसे धक्का दे रहा हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने ज़ोर से दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। और ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में ये सब चीज़ें बढ़ गईं। कभी बेड के नीचे से गिरती चीज़ों की आवाज़ आती, कभी रात के 3 बजे दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता, कभी राबिया को लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक रात जब मैं और राबिया सो रहे थे तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे सिर के बिल्कुल करीब खड़ा है। जब अचानक आँख खुली तो एक परछाई सी दिख रही थी बिल्कुल बेड के पास, लेकिन जैसे ही मैंने बेड के पास वाला लैंप जलाया वहाँ कोई नहीं था। उस रात के बाद राबिया ने जिद पकड़ ली, मुझे यहाँ नहीं रहना, ये घर ठीक नहीं है। मुझे भी कुछ अजीब लगने लगा था, इसलिए मैंने पड़ोसी अंकल से दोबारा पूछा। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, बेटा इस घर में जो पहले रहता था उसकी बीवी ने यहाँ अपनी जान दे दी थी। रात के 3 बजे अब भी उसकी रूह घूमती है। और ये सुनकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसी दिन हमने फैसला किया कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। अगले 1 हफ्ते के अंदर हमने नया किराए का घर ढूंढ लिया। और जब हम फाइनल दिन अपनी चीज़ें पैक कर रहे थे तो घर के एक कोने से एक पुरानी तस्वीर मिली। एक औरत की तस्वीर
जो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे राबिया के कहने पर किचन के बाहर कोई था। उसकी आंखें सीधा जैसे हमें घूर रही हों, जैसे कह रही हों तुम कहीं भी चले जाओ, मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अब आज भी जब कभी कभी रात के 3 बजे आंख खुलती है तो महसूस होता है कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। उस घर से दूर चले गए हैं हम, लेकिन आज भी लगता है कि कोई ना कोई हमारे आसपास ही है। ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आगे कुछ ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर आपके साथ दोबारा शेयर करूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान है और मैं शुरू में ही ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता। मैं इस वक्त एक किराए के घर में रहता हूँ जो मेरी फैमिली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। ये शायद आप मेरी स्टडी की वजह से कह लें या कोई और मसाइल की वजह से, लेकिन मैं अपने घर वालों के साथ नहीं रहता। मेरी माँ और भाई एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और मेरे वालिद अभी मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं। मेरा भाई एक ज़हनी बीमारी का शिकार है जो कभी कभी उसे नाकाबिले पेशगोई बना देता है। वो अभी स्कूल में है जो मामलात को और भी मुश्किल बना देता है। पिछले साल जब मेरी फैमिली ने नया घर शिफ्ट किया था तो मेरी माँ ने वहाँ अजीब चीज़ें महसूस करना शुरू कर दी थी। घर में शिफ्ट होने से पहले मेरी माँ और मेरी माँ की कुछ दोस्तें घर साफ़ करने के लिए गई थी। जब वो साफ़ सफाई कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि हर दरवाजे के ऊपर एक अजीब सी सुर्ख रंग की 3 कोने वाली स्टिकर लगी हुई है। शुरू में उन्होंने इस बात को मजाक में उड़ा दिया, मगर मेरी माँ के दिल में अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। जब उन स्टिकर को हटा दिया गया तो माँ को महसूस हुआ कि जैसे कोई बड़ी गलती कर दी हो उन्होंने। इसी वक्त पंखों ने खुद ब खुद चलना और बंद होना शुरू कर दिया था। मेरी माँ ने जिसे हायर किया था, यानी एक पेंटर जो घर में पेंट कर रहा था, वो घर के अंदर अकेला दीवारें पेंट कर रहा था जब मेरी माँ खाना लेने के लिए बाहर गई हुई थी। जब वो वापस आई तो उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने पेंटर को मैसेज भेजा कि वो वापस आ चुकी हैं। कुछ देर बाद उनको एक अजीब सा जवाब मिला, बस रुक जाओ। ये जवाब न सिर्फ बदतमीज़ी थी बल्कि बहुत अजीब भी लगा। माँ ने सोचा कि शायद वो वॉशरूम में होगा। कुछ देर बाद जब माँ ने फिर नॉक किया तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। जब वो निकलने लगा तो माँ ने कैजुअल तरीके से पूछा कि क्या उसने पहले नॉक की आवाज़ नहीं सुनी थी, और जो मैसेज उन्होंने उसको भेजा था उन्होंने उसके बारे में भी पूछा। उस पेंटर ने हैरत से कहा, मैंने तो आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया और मुझे नॉक की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। मैं अपने मोबाइल पर म्यूज़िक चलाकर पेंट कर रहा था। माँ के रोंगटे खड़े हो गए। इस घर में अगला वाक़या तब हुआ जब पूरी तरह से इसकी रेनोवेशन मुकम्मल हो गई थी। माँ अपनी एक दोस्त के साथ वहाँ पहुँची मगर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। वो दोनों मिलकर ज़ोर लगाने लगी और फिर अचानक दरवाजे की दूसरी तरफ से 3 बार नॉक की आवाज़ आई, जैसे वहाँ से किसी ने ज़ोर से 3 बार दरवाज़ा खटकाया। जब उन्होंने ज़ोर लगाकर दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई भी नहीं था। पड़ोसियों से इसके बारे में कुछ पता चला कि इससे पहले जो फैमिली यहाँ रहती थी वो ज़्यादा देर नहीं टिक सकी थी यहाँ पर। घर में अजीबोगरीब और ना समझने वाले वाक़यात रोज़ होते रहते थे। जब माँ और भाई ने वहाँ रहना शुरू किया तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई। घर में जो भी था वो मेरे भाई में कुछ खास दिलचस्पी लेने लगा था। वो अक्सर सुनता था कि कोई उसे नाम लेकर बुला रहा है, जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। ये सब अभी भी चल रहा है। कुछ और अजीब बातें जो घर में होती हैं, घर की चीज़ें अपनी जगह से गायब हो जाती हैं या इधर उधर हो जाती हैं। पानी के नलके खुद ब खुद चलना शुरू हो जाते हैं। छत पर से रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। दीवारों पर बिला वजह खराशें पड़ जाती हैं। माँ का सब्र अब जवाब दे चुका है।
वो इस भूत बंगले से निकलने का इरादा कर चुकी हैं, लेकिन मुझे डर है कहीं ये निकलना किसी और बुरे वाक़ये का सबब ना बन जाए। जो भी मेरे भाई को टारगेट कर रहा है, शायद वो अब उससे सिर्फ खेल नहीं रहा, शायद अब वो अपनी असली चाल चलने वाला है। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं 3 दोस्तों के साथ गया, जिनमें 2 भाई थे मेरे, उनके पुराने ख़ानदानी घर में, जो पाकिस्तान के शहर एबटाबाद के बाहर एक पुरानी जगह पर था। वो जगह अजीब सी दिलकशी रखती थी। वहाँ पहुँचने के लिए हमें एक जंग आलूदा पुराना पुल क्रॉस करना पड़ता था, जो 80s के दौर का लगता था। उसमें से एक भाई ने बेतकल्लुफ़ अंदाज में बताया कि इस पुल के नीचे का इलाका मशहूर है। लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ लोग टुकड़ों या काला जादू के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, मुर्गी, बिल्ली और कभी कभी किसी बड़े जानवर की भी। दूसरे भाई ने कहा कि एबटाबाद को गैर रस्मी तौर पर उन शहरों में गिना जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा शैतानी और जादू टोने से मुतल्लिक सरगर्मियाँ होती हैं। मैं इस बात की तस्दीक तो कभी नहीं कर सका, लेकिन ये बात मेरे जहन में रहती थी। जब हम सामान घर के अंदर ले जा रहे थे, मेरा तीसरा दोस्त, जो हमारे ग्रुप का सबसे मजाकिया शख्स था, हंसकर बोला, अगर यहाँ कोई बुराई है तो ख़ुद को जाहिर कर ले। कुछ नहीं हुआ, कम से कम फ़ौरन तो नहीं। रात को हम 3, मैं, एक भाई और वही दोस्त जिसने मजाक किया था, एक बड़े से कमरे में बैठे थे जो पहले गैराज था। वहाँ 3 मेटल के बंक बेड थे। वहाँ एक छोटी सी मेज़ थी और एक पुरानी सी लकड़ी की अलमारी थी, और दूसरी दीवार के पास एक आईना था जो कि ढका हुआ था। वो अलमारी इतनी पुरानी थी कि लगता था किसी और ही दौर की है, बहुत बड़ी और नक्काशी से भरी हुई। हम दरवाजे के पास खड़े थे, तकरीबन 20 फुट दूर। हाथ में कोल्ड ड्रिंक थी हमारे। दूसरा भाई किचन में गया हुआ था मज़ीद ड्रिंक्स लेने। इतनी ही देर में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, एक साफ लकड़ी की चीख, जैसे पुराने बेड या पुराने दरवाजे धीरे से खुल रहे हों, लेकिन ऐसा जैसे कोई चीज़ अपना वज़न धीरे धीरे पुरानी ज़मीन पर रख रही हो। ये आवाज़ कुछ सेकंड्स तक चली, इतनी देर के लिए कि लगे कुछ ना कुछ तो हुआ है। मैंने अपने हाथ से अपनी कोल्ड ड्रिंक का गिलास रखा और उस तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आई थी, और मेरा खून जम गया। वो अलमारी हिल रही थी, ज़ोर से लरज़ रही थी, जैसे उसके अंदर कोई चीज़ अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश कर रही हो। मैं बस वहीं खड़ा रह गया, मेरी सोच जम गई। इतनी ही देर में मैंने अपने साथी की तरफ देखा, उसकी भी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो भी उसी जगह देख रहा था। तुम लोगों को पता भी नहीं मैंने अभी क्या देखा है। दूसरा भाई इस दफ़ा बहुत संजीदगी से बोला, क्या वो अलमारी अभी हिली थी? हम तीनों ने देखा था। वो चीज़ इतनी ज़ोर से हिली कि अपनी जगह से कुछ इंच आगे निकल आई थी। थोड़ी देर बाद वो तीसरा भाई किचन से वापस आया ड्रिंक्स लेकर, और हमें देख कर रुक गया। तुम लोगों के चेहरे तो ऐसे हुए हुए हैं जैसे भूत देख लिया हो। जब हमने उसे बताया तो वो हंसने लगा। उसे लगा हम मजाक कर रहे हैं, मगर जब हमने जद्दोजहद से समझाया तो वो भी हमारे साथ अलमारी तक गया। वो अलमारी लकड़ी की थी और बहुत बड़ी। 2 आदमियों की हिम्मत लगती थी उसे हिलाने में, लेकिन वो वाकई हिली थी। ज़मीन पे उसकी पुरानी जगह के निशान थे, जो कि अब वो नई जगह पर शिफ्ट कर चुकी थी। हमने उसे वापस दीवार के साथ धक्का दिया और उसके दरवाजे खोले। तैयार थे कि अगर कोई भद्रू है तो उसे भी आज़ाद कर दें, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ कुछ पुराने कंबल लपे हुए थे वहाँ पर। उस रात हम में से कोई नहीं सो सका, कम से कम चैन से तो नहीं। घर में खामोशी थी, लेकिन सबको ऐसा लगता था कि अब कुछ और निकल के सामने आएगा। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वहाँ कुछ नहीं था। ये बात और भी ज़्यादा हमारे जहन के साथ खेल रही थी। आज तक हम में से कोई नहीं कह सका कि वो क्या था, किसने अलमारी को हिलाया था और ये सब क्यों हुआ। ख़ास तौर पर उसके फ़ौरन बाद जब किसी ने कहा था, बुराई अगर है तो सामने आए। जितना मुझे याद है वो किसी ने सुना और उसने हमारी दावत कबूल कर ली।
शायद आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद है और मैं ये अपना वाक़या सुनाने से पहले अपनी ज़िंदगी का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। मेरे वालिद और वालिदा अलग हो गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे कभी वालिदा के घर कभी वालिद के घर आना जाना लगा रहता है। मेरी वालिदा लाहौर के एक पुराने इलाके इशरे में रहती हैं, एक 2 मंजिला मकान में। मेरे वालिद बहुत बीमार थे, इसलिए मेरा ट्विन भाई और मैं कुछ अरसे के लिए मेरे वालिद के पास रहने लगे, जब तक कि अब्बू की तबीयत बेहतर ना हो जाए। मेरे पास अपना कोई कमरा नहीं था वहाँ पर। मेरा भाई दानिश और मैं अपने एक कज़न फैज़ान के साथ ऊपर वाले कमरे में रहने लगा। मेरे वालिद हालवे के आखिर वाले मास्टर बेडरूम में रहते थे, लेकिन मैं अपने भाइयों के साथ एक कमरे में सोना पसंद नहीं करता था, इसलिए मैं नीचे ड्राइंग रूम के सोफे पर सो जाता था। मुझे हमेशा उस घर से अजीब सी बेजारी महसूस होती थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। एक गर्मियों की रात हम लेट घर आए, सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए और मैं सोफे पर लेट गया। मैं धीरे धीरे नींद की गहराइयों में चला गया। रात के किसी हिस्से में मेरी आंख खुल गई, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मुझे किसी ने सोफे से खींच लिया हो। मुझ पर एक अजीब सी घबराहट छा गई थी। मैं हिलना चाहता था, लेकिन मेरी बॉडी बिल्कुल जम सी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी भारी चीज़ मेरी सीने पर रख दी गई हो। मैं जितना भी जोर लगाता कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर अचानक एक बर्फ़ जैसी ठंडी हवा मेरे पास से होकर गुजरी। मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया, ना चीख सकता था ना हिल सकता था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल रही है। फिर एकदम वो वज़न उतर सा गया और मैं झटके के साथ उठकर बैठ गया। ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था और मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, फिर चुपचाप दोबारा लेट गया। मैंने किसी से इस वाक़ये का जिक्र नहीं किया। मुझे लगा शायद ये कोई बुरी नींद थी या एक स्लीप पैरालिसिस था। कुछ महीने गुजर गए, लेकिन एक दिन जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, आंधी और बिजली गिर रही थी, रात के तकरीबन 3 बज रहे थे और मैं अपने काउच पर लेटे लेटे नींद के करीब था। मेरी नज़र किचन की तरफ गई। किचन के एक बिल्कुल ही दाएं तरफ एक छोटा सा सन रूम था, जहां वॉशिंग मशीन और ड्रायर रखी हुई थी। अंधेरे में मेरी आंखें एडजस्ट हो रही थी, तभी मुझे एक अजीब सी हरकत महसूस हुई। एक काली सिलवटदार परछाई किचन और सनरूफ के दरमियान तेज़ रफ्तारी से चक्कर काट रही थी। वो कोई इंसान जैसी नहीं लग रही थी, लेकिन उसका जिस्म धुंधला था, जैसे हवा में घुल रहा हो। वो सनरूफ और किचन के दरमियान घूम रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। मैं एक पत्थर की तरह बेहरकत पड़ा रहा, बस उस चीज़ को देख रहा था और मेरी सांसें तेज़ हो रही थी। बस 5 मिनट तक वो वहीं थी और फिर अचानक वो हवा में घुल गई। मुझे ऊपर वाले कमरे में जाना था, लेकिन उसके लिए मुझे किचन से गुजरना पड़ता। लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं वहाँ से हिला तक नहीं और बिस्तर की रज़ाई अपने सिर तक खींच ली और फिर नींद में चला गया। अगली सुबह मैंने सबसे पूछा कि क्या रात को कोई नीचे आया था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। सब ने कहा कि शायद मैं कोई बुरा ख्वाब देख रहा हूँ। इसके कुछ दिन बाद ही मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। उस वक्त मेरे वालिद भी बहुत बीमार थे, तो दानिश और मुझे कुछ अरसे के लिए अपने दादी के पास ही रहना पड़ा। हम पूरी तरह से अकेले रह गए थे। एक दफ़ा हम जब छुट्टियों के दौरान उस घर में रात रहने आए, मेरी अम्मी ने एक मसाज चेयर खरीदी थी और मैं उसी पर सो गया था। मेरा भाई कंप्यूटर पर गेम्स खेलने में मसरूफ़ था, लेकिन रात के बीच दानिश ने मुझे झटका देकर उठाया। उसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था, उसकी आंखें दहशत से फट रही थीं। मैंने घबरा कर पूछा, दानिश क्या हुआ? उसने कभी भारी आवाज़ में कहा, मैंने देखा अहमद, मैंने कुछ देखा। वहाँ बाल थे, हवा में उड़ रहे थे। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी रगों में बर्फ सी भर गई हो। उस रात मैं उसके साथ काउच पर सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई।
ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम। नॉर्दर्न पाकिस्तान के शहर एबटाबाद के एक पुराने इलाके में एक कदीम बाज़ार है जिसका नाम है शाही गली। ये बाज़ार बहुत पुराना है और कुछ इमारतें तो ऐसी हैं जो कई साल पुरानी हो गई हैं। वहाँ करीबन 20,000 लोग रहते हैं। शाही गली में एक लंबी सीधी सड़क है जहाँ दोनों तरफ दुकानें हैं। उसी सड़क के ऊपर एक छोटी सी ज़ेवरात की दुकान है जिसका नाम है रशीद ज्वेलर्स। ये बहुत छोटी दुकान है, सिर्फ 4 मीटर चौड़ा फ्रंट है उसका और अंदर बस चंद कदम की जगह होती है। चारों तरफ कमर तक ऊंचे शीशों के शोकेस लगे हुए हैं वहाँ पर। जब मैं 17 साल का था, एक दोस्त ने मुझे बताया कि तुम्हें पता है वो दुकान भूतों वाली है। उसने ज़्यादा तफसील नहीं दी, सिर्फ इतना कहा कि कुछ अजीबोगरीब चीज़ें वहाँ होती रहती हैं। 3 या 4 साल बाद मैं उसी गली के एक मर्दों के कपड़ों वाली दुकान में काम करने लग गया। एक दिन एक औरत अंदर आई और मेरे बॉस ने बताया कि ये वही रशीद ज्वेलर्स से है। मैंने फ़ौरन मौका देखा और चाय पे उससे पूछा, आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं आपसे? मैंने सुना है कि आपकी दुकान में कोई भूत है, क्या ये सच है? उस औरत ने बिल्कुल पुरसकून और सादे लहजे में जवाब दिया जैसे ये कोई आम बात हो कि हाँ, उन लोगों को बहुत सालों पहले एक पूरी पोर्टल गेस्ट वाली हाजिरी का सामना करना पड़ा था। वहाँ हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। दीवार और फर्श के नीचे से बिना किसी वजूद के हाथ थपथपाने की आवाज़ आती थी। चीज़ें अपनी जगह से हिल जाती थीं, सामान खुद ब खुद गिर जाता था। आंधी के मौसम में तो वो किसी नाकाबिले दीद कुव्वत से उसके बेटे पर बॉक्स फेंकता था, उसके कान में फूंक मारता था, कभी उसे छूता था और धीरे धीरे ये सब और भी इंटेंस हो गया। उसके बेटे के जिस्म पर दांत के निशान और खरोंचों के निशान दिखने लगे, बिना इसके कि उसने महसूस भी किया हो। एक मर्तबा उसके बेटे ने बहुत मेहनत से सिगरेट लाइटर्स का एक डिस्प्ले तैयार किया। जब वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया और वापस आया तो देखा कि सारी लाइटर्स ज़मीन पर बिखरी हुई हैं, जैसे किसी ने गुस्से में हाथ मारकर सब गिरा दिया हो। दुकान की मालिका ने भी बताया कि वो लोगों की रिंग्स, हार और घड़ियां बनाते थे, मगर कई बार ये चीज़ें उनकी लॉक्स वाली अलमारियों से गायब हो जाती थी। वो हर जगह तलाश कर, लेकिन कुछ महीने बाद ये चीज़ें वापस मिलती, वो भी ऐसी जगह से जहाँ किसी इंसान का पहुँचना नामुमकिन हो, जैसे कि ज़मीन के नीचे जो एक कबर्ड है मेरा, जो कि किसी को नहीं पता वहाँ पर। वहाँ से उस औरत ने कहा कि उन लोगों ने उस हाजिर के साथ रहना सीख लिया है, लेकिन उस वक्त के साथ हालात इतने ख़राब हो गए कि उसका बेटा ख़ुद को महफूज महसूस नहीं करता था। आखिरकार उन्होंने एक मौलवी को बुलाया ताकि दुकान में पढ़ाई करवाई जाए और तवीज़ लिया जाए इसके लिए। मौलवी साहब ने कहा कि सब लोग हाथ पकड़कर खड़े हों। जब उन्होंने वो तवीज़ की दुआ पढ़ना शुरू की तो उस औरत ने कहा कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसने अपने कानों से सुना कि बड़ी ही खौफनाक आवाज़ में वो मौलवी बोल रहा था, जैसे कि किसी जिन की चीख हो। उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने बिल्कुल बदल गया था। आखिरकार कुछ अरसे बाद ये सब चीज़ें कम हो गईं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें वहाँ जो रहती थीं वो भी चली गई होंगी। अब वो दुकान हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। मैंने उस मालिका को कभी दोबारा नहीं देखा, लेकिन मैंने उसकी हर बात पे यकीन किया क्योंकि उसने ऐसे इत्मीनान से बताया जैसे कि वो मुझे अपने खाने का मेन्यू सुना रही हो। उस दिन के बाद से मैंने पोल्टरगेस्ट वाक़यात में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। क्या ये कोई ऐसी एनर्जी है जो हम समझ नहीं पाए, या कोई ऐसी रूह जो किसी और जगह में फंसी हुई है? मुझे नहीं पता, मगर मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि कभी ना कभी इसका राज ज़रूर मालूम हो मुझे। ये वाक़या सारा नवंबर 2019 का है। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की।
तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।